Hey guys, what's up? Welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की अभी तक हमने 4 वीडियोस कवर करी हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन का डिस्कशन किया था, जिसमें कि मैंने आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, और साथ ही इनके कुछ उदाहरणों को समझेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोला जाता है रिप्लेसमेंट अभिक्रिया, यानी कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट, ओके। रिप्लेसमेंट को मतलब कि तुम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, है ना। रिप्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मतलब है कि एक स्थान से किसी पदार्थ को उठाना या किसी एटम या परमाणु को उठाना और किसी दूसरे स्थान पर उसको ले जा करके रख देना। ये चीज़ क्या कहलाती है? ये विस्थापन कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि हम सुबह को स्कूल के लिए रेडी होते हैं और तैयार होकर के अपने घर से नाश्ता करके स्कूल की तरफ जाते हैं और 4 से 5 घंटे स्कूल में बिताते हैं। तो हमने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया, है ना। अपने घर से हम कहाँ तक पहुँचे? स्कूल तक पहुँचे। तो ये जो चीज़ है, ये जो हमने किया, ये जो वर्क है, ये कौन सा हुआ? ये विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब विस्थापन अभिक्रिया जो है, अगर मैं उसको रसायन की भाषा में, किताबी भाषा में कहूँ तो क्या होगा कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे? विस्थापित कर दे। अब देखो, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हमें करना क्या है? केमिकली एग्जाम्पल देखना है। तो आपको एक कंपाउंड लेना पड़ेगा। कंपाउंड का मतलब एक यौगिक लेना पड़ेगा। और यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक जैसे अनुपात में, यानी कि इक्वली परसेंटेज में मिलाए गए हों, तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड यानी यौगिक बनाते हैं। तो करना क्या है कि इस कंपाउंड में से किसी भी एक पदार्थ को, मान लीजिए मेरे पास एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये दो पदार्थ हैं, जिसका पहला नाम है एक, दूसरे का नाम है दो। तो अगर मैं इस कंपाउंड के किसी भी एक पदार्थ को, चाहे एक को या दो को, किसी अन्य दूसरे पदार्थ की सहायता से या तत्व की सहायता से क्या कर दूं? अलग कर दूं, विस्थापित कर दूं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अगर विस्थापित कर देता है तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब तत्वों का जो ये विस्थापन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये उनकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अब ये बात हम कैसे समझेंगे? देखो, जब हम स्कूल में बैठते हैं एक बेंच पर, मान लीजिए ये एक बेंच है जिस पर कितने बच्चे बैठे हैं? 4 या 5 बच्चे बैठे हैं ना। स्कूल में ऐसे ही होता है ना, एक ही बेंच के ऊपर टीचर क्या करती है? 1 2 3 4 5 बच्चों को बैठा देता है। अब मान लीजिए एक रूटीन बनाया कि जो बच्चा पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर पे बैठेगा, जो उसके बाद आएगा वो सेकंड नंबर पे बैठेगा, जो उसके बाद आएगा वो थर्ड पे, सिमिलरली ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ पर बैठेगा। अब मान लीजिए एक दिन आप जाने में लेट हो गए और आपके फर्स्ट नंबर की सीट पर कोई दूसरा, है ना, आपसे पावरफुल यानी कि आपसे हट्टा कट्टा बच्चा आकर के बैठ गया। तो अब क्या करोगे? अब आप उसको अपनी सीट से हटाने की कोशिश करोगे, लेकिन क्योंकि वो आपसे ताकतवर है तो वो वहां से नहीं हटेगा और आपको मजबूरन दूसरी सीट पर बैठना पड़ेगा, या फिर पिटाई हो जाएगी आपकी, है ना, आपस में लड़ाई हो जाएगी। यही काम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा ताकतवर था, है ना, ये ज्यादा पावरफुल था और आप पावरफुल थे, तो अधिक पावरफुल वाले ने क्या किया? आपको दबा लिया ना, आपको आपकी जगह से हटा दिया और खुद जाकर के बैठ गया। तो यही काम तत्वों के अंदर होता है। तत्व भी अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील होते हैं। तो अधिक क्रियाशील जो तत्व होंगे, यानी कि ये जो बात यहाँ कह रहे हैं क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, रिप्लेसमेंट होना, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। अब मानो इसका एग्जाम्पल क्या लिया जाए? केमिकली लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के अंदर, रसायन के अंदर इसको कैसे समझे? देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये क्रियाकलाप 1.9 है, आपके एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है कि आयरन सॉलिड स्टेट में हमने लिया Fe, इसका सिंबल है। CuSO4 का हमने लिया सॉल्यूशन, यानी एक्वस विलियन, जलीय विलियन की हम बात कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट की। अब करना क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलियन में आप आयरन को डुबा दो, है ना। कॉपर को क्या करो, आयरन को क्या करो, इसके सॉल्यूशन में, इसके विलियन में डिप करा दो किसी एक बीकर में। मान लो मैंने ये ले लिया CuSO4, ठीक है। ये क्या है? CuSO4। आयरन की ये रोड है, ये आयरन की कुछ रोड है। ये आयरन की रोड को एक एक करके उठाओ और इस सॉल्यूशन में डालते रहो।
तो हम क्या देखेंगे कि ये जो आयरन था इसने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से बाहर निकाल दिया, यानी कि खुद जा करके बैठ जाएगा और कॉपर को वहां से बाहर कर देगा। तो ये क्या मतलब हुआ कि आयरन जो था यानी कि लोहे की जो रोड थी वो कॉपर से अधिक क्रियाशील थी, है ना, ज्यादा ताकतवर थी, तभी तो ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को सेपरेट कर पाया, है ना, उसको डिस्प्लेस कर पाया। तो जब लोहे की कील यानी आयरन को नीले रंग के कॉपर सल्फेट, अब देखो ये जो नीला रंग है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का रंग है, जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हो तो उसका रंग नीला होता है। तो ये जो आयरन यानी लोहे की कील हमने डाली है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब उसको डुबोएंगे तो लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित करके फिर इस सल्फेट का हरा विलयन बना देगा। अभी देखो क्या हुआ, अब पता कैसे चला कि वो डिस्प्लेस हो गया? पता चलने के पीछे का कारण था कि जो नीला रंग था कॉपर सल्फेट का वो बदल गया हरे रंग में। समझ रहे हो ना? कैसे पता चला कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया? भाई ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना, आयरन और कॉपर को जब आप एक साथ डाल दोगे तो कैसे डिस्प्लेस हुआ, उसके कलर से ये बात पता चलेगी कि कॉपर सल्फेट का जो नीला कलर था वो किस में बदल गया? हरे रंग में बदल गया। ये किस रंग का बन गया? हरे रंग का बन गया। यहां से हमें पता चल पाया कि कॉपर आयरन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसका मतलब आयरन इज मोर पावरफुल देन कॉपर या आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और कॉपर क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए अभी और कुछ अन्य उदाहरणों की बात कर लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? देखिए, अगर मैं कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जिंक को डुबोता हूँ, ठीक है, जिंक की रोड लेनी है, जैसे हमने अभी आयरन की रोड ली थी ऐसे ही जिंक की रोड लेनी है। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से, उसके विलयन में से बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक, अब इसका भी पता कैसे चलेगा? क्योंकि वहां पर कलर चेंज हो चुका होगा। जिंक जो होता है वो सिल्वर टाइप का यानी कि थोड़ा ब्राउनिश सिल्वर कलर का अपना एक रंग बनाता है। जैसे ही जिंक का सॉल्यूशन बनेगा इसका नीला कलर बदल करके कैसा हो जाएगा? सिल्वरी वाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और कॉपर क्या हो गया है? सेपरेट हो गया है, प्रतिस्थापित हो गया है। इसी के जैसा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेड, जिसका फॉर्मूला होता है पीबी। पीबी क्या बोला जाता है? लेड, इसको हिंदी में बोलते हैं सीसा। तो लेड को जब कॉपर क्लोराइड, है ना, देखिए यहाँ पे जो कॉपर है वो +2 स्टेट पर है तो इसका नाम आएगा क्यूप्रस क्लोराइड। और अगर यहाँ पर कॉपर +3 सॉरी क्यूप्रिक क्लोराइड, क्योंकि अगर कॉपर +1 स्टेट पर होता तो इसका नाम होता क्यूप्रस क्लोराइड। ये वैलेंसी का खेल होता है, जब वैलेंसी ज्यादा होती है तो नाम के पीछे इक लग जाता है, IC, क्या लग जाता है? इक लग जाता है। और अगर वैलेंसी कम होती है, चार्ज कम होता है, तो उसके नाम के पीछे अस लग जाता है। तो ये क्या हो गया? क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड का सॉल्यूशन था, इसमें जैसे ही आप लेड को डुबोएंगे तो लेड कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन तैयार हो जाएगा। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, अतः वे कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं। इसी के जैसा एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखो यहाँ क्या होने वाला है? AgNO3 हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन हमने लिया। वहां पे हमने करना क्या है? कॉपर को डिप करा देना है। जैसे ही आप कॉपर की रोड को इसमें डालोगे तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और सिल्वर उसके अंदर से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा? कॉपर नाइट्रेट का जलीय विलयन मिल जाएगा। तो यहाँ भी क्या हुआ? कॉपर ने सिल्वर की जगह ले ली। इसका मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे विस्थापन अभिक्रिया के यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि द्विविस्थापन। ये तो अभी सिंपल एक सेपरेट हमने एक एलिमेंट को किसी कंपाउंड में से विस्थापित किया था। अब हम क्या देखेंगे कि दो कंपाउंड हम लेंगे और दोनों के ही आयन्स आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी कि उनके आयनों का आदान प्रदान होगा। तो वो अभिक्रिया कैसी होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। चलिए फटाफट से ये देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज आ गई है, आयनों का आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान मतलब आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाले हैं उनको हम बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं एनायन। तो जब किसी कंपाउंड के कैटायन और एनायन आपस में क्या कर जाएं? चेंज कर जाएं, है ना, एक दूसरे के कंपाउंड्स के बीच क्या हो जाए? इनका ट्रांसफर हो जाए।
तो वो अभिक्रिया कैसी होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। कंडीशन यही है कि दोनों ही आयनों का आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में क्रियाकलाप 1.10 है, Na2SO4 का जलीय विलयन हमने लिया सोडियम सल्फेट, BaCl2 का जलीय विलयन हमने लिया बेरियम क्लोराइड। तो देखिए सोडियम सल्फेट में सोडियम पॉजिटिव है, सल्फेट निगेटिव है, बेरियम क्लोराइड में बेरियम पॉजिटिव है और क्लोराइड निगेटिव है। तो क्या होगा कि इसका जो पॉजिटिव है वो इसके पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, यानी आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो कुल मिलाकर के होना क्या है कि जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब सोडियम क्लोराइड के साथ जा रहा है तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया, देखो NaCl बन गया। और जब बेरियम सल्फेट के साथ जा रहा है तो वो क्या बन गया? देखो बेरियम सल्फेट बन गया, तो ये बन गया BaSO4। इस तरीके से जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ही यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये भी कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा और जो सोडियम सल्फेट है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? सफेद रंग का बेरियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि एक क्या है, मतलब चिपचिपा पदार्थ बनेगा। ठीक है, ये क्या होता है? अघुलनशील पदार्थ होता है जिसको अवक्षेप हम बोलते हैं। तो ये जो बेरियम सल्फेट है क्योंकि अवक्षेप है यानी जल में अघुलनशील है, तो इसका मतलब ये जल में अविलेय होगा, और इस अविलेय पदार्थ को ही क्या बोला जा रहा है? अवक्षेप बोला जा रहा है। तो ये अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। यानी कि इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में मोस्टली रिएक्शन कैसी होती हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया होती हैं, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, इनको उदाहरण सहित समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होंगी? वे अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है क्या कहलाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। और जो अवक्षेप होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। इसी अभिक्रिया का दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो सिल्वर नाइट्रेट हम लेना है और सिल्वर सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करा देनी है। तो जो सिल्वर है वो क्लोरीन को लेकर के अलग हो जाएगा और जो सोडियम है वो नाइट्रेट को लेकर के अलग हो जाएगा। तो आपके पास दो कंपाउंड बनेंगे, एक सोडियम नाइट्रेट बनेगा, दूसरा सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे ये जो सिल्वर क्लोराइड बना है ये भी कैसा होगा? सिल्वरी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, यानी अवक्षेप होगा, जो कि जल में अघुलनशील होगा। तो बच्चों ये थी आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उनके उदाहरण। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं और जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो वो किस तरीके से काम करती हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।